प्रिय विद्यार्थियों और इतिहास विषय में रुचि रखने वाले सभी मित्रों, आज हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। और इन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत भी हम मुख्यतया जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सामान्यतया जब भी हम ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो हम उसके अंतर्गत मुख्यतया पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा विभिन्न विश्वविद्यालयों का स्नातकोत्तर कक्षाओं का पाठ्यक्रम है उसमें अधिकांशतः मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों को ही प्रमुखता दी गई है। उदाहरण के लिए मैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है स्नातकोत्तर कक्षाओं का इतिहास विषय का, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत MA फर्स्ट सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इस प्रश्न पत्र की जो दूसरी इकाई है, सेकेंड यूनिट है, उसके अंतर्गत लिखा गया है मिडवल सोर्सेज संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एंड उर्दू भक्ति लिटरेचर। तो ये टॉपिक हमें मध्यकालीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों के अंतर्गत दिए गए हैं। तो इसलिए मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों पर ही चर्चा करूंगा। और इसमें सबसे जो साहित्य उसमें सर्वप्रमुख आता है, इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी और उर्दू साहित्य, इन्हीं 4 भाषाओं के साहित्य पर हम चर्चा करेंगे आज के अपने इस शीर्षक में। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ये स्लाइड ली है, ये आप देख रहे हो यहाँ लिखा मेड विद गामा। जो गामा साइट है AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो गामा साइट जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करती है, तो उस साइट की मदद से मैंने इंटरनेट से ये स्लाइड तैयार की हैं, जिसमें ये मिडवल संस्कृत लिटरेचर, इसके अंतर्गत लिखा गया है कि संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ द एंसेंट हिंदूज होल्ड्स अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन दैट स्पान्स centuries. Medieval India from the 16th to 18th centuries saw a flourishing of Sanskrit literature reflecting the society, beliefs and artistic expressions of the time। कहना चाहूँगा कि इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन तो अच्छा दिया है, परंतु जो संस्कृत लिटरेचर है सोर्सेज के अंतर्गत, लिटरेरी सोर्सेज के अंदर जो उन्होंने लिखा है संस्कृत। अब संस्कृत साहित्य के कौन से ग्रंथों के बारे में लिखते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले तो ये देख लो लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत गामा साइट ने क्या प्रेजेंट किया है। मिडल इंडिया बोस्ट्स अ रिच लिटरेरी हेरिटेज offering valuable insights into the era. Sanskrit, Prakrit and regional languages flourished. Works like the Ramayana and Mahabharata provide glimpses into society and beliefs. Historical chronicles by historians like Al-Biruni and Ibn Battuta provide valuable accounts of the period। ये जो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो इंट्रोडक्शन दिया है गामा साइट ने। अब संस्कृत भाषा के बारे में क्या लिखते हैं। द संस्कृत लैंग्वेज वॉज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड स्कॉलरशिप ड्यूरिंग दिस पीरियड। और साथ ही देते हैं प्राकृत, रीजनल लैंग्वेजेस, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत लिटरेचर के अंतर्गत किसी भी ग्रंथ का, किसी भी बुक का नाम गामा साइट ने नहीं दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो साइट हैं, जो इंटरनेट का जो हम यूज करते हैं, तो इनमें जो हमारी डीप स्टडी है वो नहीं हो पाती है। जो AI का प्रयोग हम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम प्रयोग करते हैं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो मैंने विभिन्न साइट्स पे जो सर्च किया, लिटरेरी सोर्सेज ऑफ संस्कृत लिटरेचर इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो उसमें इसी ढंग की जो सामग्री दी गई है और उसमें कोई किसी ग्रंथ का नाम या कोई उसमें कोई डिटेल्स उसमें नहीं दी गई है। तो हमको ये बात स्पष्ट है कि हमको अपने एक अच्छे प्रकाशन के अंतर्गत जो बुक्स प्रकाशित हुई हैं
उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है, उन्हीं का अध्ययन करना पड़ता है और उन्हीं से ही हमको जो है अपनी अध्ययन सामग्री जुटानी पड़ती है। अभी मैंने एक मूक पे कोर्स किया था, तो मैंने महसूस किया कि एआई का प्रयोग सामान्य जो विषय है, सामान्य जानकारी के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन डीप स्टडी के लिए उसका प्रयोग उतना लाभदायक नहीं है। तो मैं अपने विषय पे आता हूँ कि जो मध्यकालीन भारत इतिहास को जानने के जो संस्कृत ग्रंथ हैं, जो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत, वो क्या क्या हैं। उसमें पहला ग्रंथ है राजतरंगिणी, जो कल्हण की राजतरंगिणी है, और दूसरा ग्रंथ है राजतरंगिणी का द्वितीय भाग, तीसरा ग्रंथ है राजतरंगिणी का तृतीय भाग, चौथा ग्रंथ है मिताक्षरा, जो विज्ञान है जिसके रचयिता हैं, पांचवा ग्रंथ है दाय भाग जिमुतवाहन, जिसके रचयिता हैं, और इसके बाद अगला ग्रंथ है अकबर के युग का इतिहास, जो कि ठाकुर महेश ने लिखा है। अकबर श्रृंगार साहित्य दर्पण, भानुचंद्र चरित्र, अकबर श्रृंगार साहित्य दर्पण, जो पद्म सुंदर ने लिखा है, और हीर सौभाग्य, तो मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरह हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत संस्कृत के ग्रंथों का साहित्यिक स्रोतों के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने अभी इन ग्रंथों का नाम लिया कि राजतरंगिणी जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसकी रचना प्रसिद्ध विद्वान कल्हण ने की है, और कल्हण ने इसमें मुख्यतया कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। परंतु यह बात महत्वपूर्ण है कि कश्मीर के इतिहास के साथ साथ इसमें भारत का भी इतिहास प्रस्तुत किया गया है, और इस तरह हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत या मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए कल्हण की राजतरंगिणी से बहुत सहायता मिलती है। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि जो भारतीय साहित्य है, ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में जो तथाकथित विद्वान हैं, उन्होंने भारतीय साहित्य को ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत रखने में थोड़ा आनाकानी की है। या हम कह सकते हैं उनका मानना ये है कि भारतीय साहित्य जो है वो विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक साहित्य नहीं है, या इससे बहुत ज़्यादा इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इन इतिहासकारों की मानसिकता ये रही है कि जब वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तब तो वो भारत के किसी भी साहित्य का उल्लेख जो है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कर देते हैं, और जब उनको लगता है कि भारतीय साहित्य से कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है जो उनकी बात को सपोर्ट नहीं करती है, तब वो कहते हैं कि नहीं, ये तो साहित्यिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, इसको हम कैसे मान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी के बारे में जो हमारे इतिहासकार प्रमाण देते हैं कि वो 8वीं सदी में हुए, 732 के आसपास जो उनका काल 8वीं सदी मानते हैं, उसके पीछे का तर्क क्या है कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो भाष्य लिखा गया है, उस भाष्य में पूर्ण वर्मा नाम का एक राजा का उल्लेख है, और दूसरे में उसमें पाटलिपुत्र का जिक्र है, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो पूर्ण वर्मा जो नामक राजा हुआ वो 7वीं 8वीं सदी में हुआ। और दूसरा वो कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो महाभाष्य उन्होंने लिखा, जो भाष्य उन्होंने लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य ने, तो उस भाष्य में जो पाटलिपुत्र का जिक्र आया है, वो उसमें ये लिखते हैं कि पाटलिपुत्र को हम जो है 8वीं सदी के बाद नहीं रख सकते, क्योंकि 8वीं सदी के बाद पाटलिपुत्र का पतन हो गया था। अब स्पष्ट नहीं होता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि वो पाटलिपुत्र की स्थापना कब हो गई थी। उदयन ने उसको तीसरी चौथी सदी ईस्वी पूर्व कर दी थी पाटलिपुत्र की स्थापना। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जब तीसरी सदी के आसपास हो गई थी, तो उस समय भी पाटलिपुत्र तब से अस्तित्व में था। क्या उद्देश्य रहता है इन विद्वानों का कि वो 8वीं सदी के बाद नहीं रखा जा सकता है। ये एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, NBT जो प्रकाशन है भारत सरकार का, उस बुक्स में ये लिखा गया है।
तो आप समझ सकते हैं कि वैसे तो हमारे विद्वान कहते हैं कि हम साहित्यिक भारतीय साहित्य को हम ऐतिहासिक नहीं मानते, ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, जब वो ऐसे विशुद्ध साहित्य को जो है अपनी बात का पक्ष रखने के लिए जो प्रामाणिक ग्रंथ है उनको भी नकार देते हैं। कैसे, मैं कहना चाहूँगा कि जब शंकराचार्य जी के बारे में जो अभिलेख रामेश्वरम, कांची, द्वारिका इन मठों में मिले हैं, इन पीठों में मिले हैं, उसको वो नहीं मानते, खंडन करते हैं। ये बात थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ मैं कि राजतरणी को ये विद्वान एक विशुद्ध भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं और उसके अलावा अन्य ग्रंथों को नहीं मानते हैं। ये मैंने इसलिए ये बात रखी यहाँ पर। तो राजतरणी के अलावा जैसे जो राजतरणी के बाद में जो दूसरा भाग जो राज ने संपादित किया, तीसरा भाग श्रीधर ने, और जैसे मिताक्षरा दाई भाग हैं, ये जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सामाजिक और कानून से संबंधित ग्रंथ हैं, जो मुगल काल तक इन ग्रंथों का भारतीय सामाजिक कानूनों और अन्य जो भू संबंधी कानूनों के रूप में इनका प्रयोग होता था। संस्कृत में ऐसा एक ग्रंथ ठाकुर महेश ने लिखा है जिसमें अकबर के युग का इतिहास उन्होंने संस्कृत में लिखा है। अकबर शाही श्रृंगार दर्पण अकबर के समाज का जो सामाजिक वर्णन उसमें किया गया पद्म सुंदर द्वारा, तो ये ग्रंथ भी संस्कृत में है। ये तमाम जो ग्रंथ मैंने दिए ये सब संस्कृत के ग्रंथ हैं। साथ ही भानुचंद्र चरित्र सिद्धचंद्र उपाध्याय ने इस ग्रंथ को संपादित किया है, इसको लिखा है भाई। ये सौभाग्य देव विमल ने इस ग्रंथ को लिखा है। रस गंगाधर तथा गंगा लहरी जो ग्रंथ है, जगन्नाथ विद्वान जो हुए हैं उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है। और इन सभी संस्कृत ग्रंथों से हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कई जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगला जो बिंदु जो मैं अभी कह रहा था कि जो एआई का उपयोग हम कैसे करते हैं, और एआई में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो विभिन्न साइट जो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करती हैं, उनकी जो सामग्री है जो मैं उसमें बता था, तो ये थोड़ा विषय को आप बोर ना हो, थोड़ा उसे रोचक बनाने के लिए मैंने ये स्लाइड इसमें डाली है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका स्तर कितना है, ये आप इससे समझ सकते हैं। संस्कृत लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस जो हमारी स्लाइड है, तो इसमें क्या लिखा गया है, हिंदी संस्कृत इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर पर्टिकुलरली इन रिलीजियस एंड डिवोशनल वर्क्स। बंगाली जो ये हमारी रीजनल लैंग्वेज है मराठी, तो इन तीनों टॉपिक के अंतर्गत इस साइट ने कोई भी बुक्स या कोई भी इस का लिटरली सामग्री का नाम नहीं दिया है, केवल उसको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, उसको इंट्रोडक्शन हमारे सामने रख दिया है। तो जो मैं पहले कर रहा था उसी अपनी बात की पुष्टि के लिए कि ये ऐसे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी डीप जो हमारा टॉपिक होते हैं जिसमें डीप स्टडी की आवश्यकता होती है वो नहीं फुलफिल होता है उससे, ये ऐसे उतना मटेरियल हमें नहीं मिलता है। जो दूसरी भाषा के जो ग्रंथ हैं, अरबी भाषा के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, वे प्रमुख ग्रंथ हैं चचनामा, जिसको फतेहनामा भी कहा गया है, साथ ही साथ फुतूह उल बुल्दान। तो जो ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, फतेहनामा जिसको मैंने चचनामा भी कहा, इससे हमें सिंध के समय की, सिंध के इतिहास की विस्तृत जानकारी से प्राप्त होती है और किस तरह सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया उसकी जानकारी भी से मिलती है। साथ ही साथ जो बालाजूरी, जिसे मैंने बिलाजूरी लिखा है, बालाजूरी जो अरब इतिहासकार था, इसने भी जो ग्रंथ लिखा है फतुह उल बुल्दान, तो इसमें भी हमें सिंध से संबंधित कई जानकारियाँ मिलती हैं। जो अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की या आक्रमण किया उसकी जानकारी से मिलती है। इसके अलावा जो अरबी ग्रंथ हैं, जो अरबी साहित्य है, उसे हमें किस तरह मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मैंने एक शोध पत्र भी एक विद्वान का उसमें देखा था, परंतु सभी खास जानकारी उसमें से मिली नहीं। उन्होंने केवल छिटपुट जो पोएट्री, जो प्रोज रूप में जो गद्य थोड़ा लिखा गया या कुरान का उन्होंने जिक्र किया है, जैसे कुरान से हदीस या जो काव्य रचनाएँ उनको उन्होंने लिखा है। तो इनमें जो कई विद्वान हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथाएँ भी लिखी, जैसे इब्न अल नदीम, अहमद अल तिबासी, इन्होंने कुछ काव्य रचनाएँ की हैं तथा कुछ विद्वानों ने अपनी आत्मकथाएँ लिखी हैं। तो इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हमें जो अरबी भाषा का साहित्य है, अरबी भाषा का जो साहित्य है वो हमें बहुत कम मिलता है बजाय फारसी की। अर्थात
मैं ये कहना चाहता हूँ कि फारसी की जो रचनाएं हैं, फारसी के जो ग्रंथ हैं, वो बजाय अरबी के ज़्यादा हैं। माने अरबी भाषा में साहित्य कम है और फारसी में ज़्यादा है। इसका कारण ये मैं मानता हूँ कि मध्यकाल में फारसी का ज़्यादा प्रभाव था। मध्यकाल ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ आज भी फारसी का हमारे भारतीय समाज पर या भारतीय जो हमारा प्रशासन या जो हमारी न्याय व्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आज भी फारसी का है। आप आज भी देखते होंगे अदालत संबंधी जो भी कोर्ट कचहरी, ये सब कचहरी ये फारसी के शब्द हैं। जो भी न्यायालय संबंधी जो मामले होते हैं तो उनमें आज भी बहुत सारे फारसी के शब्द ज्यों के त्यों चलते हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं ना कि हमारी कहावत है कि हाथ कंगन तो आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अर्थात मध्यकाल में ये माना जाता था कि जो पढ़ा लिखा है उसको तो फारसी आनी ही आनी है, माने फारसी उसको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी वो पढ़ा लिखा माना जाएगा। इसलिए वो कहा गया कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी तो उसको आएगा कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो फारसी के जो ग्रंथ हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में, उन्हीं में फारसी साहित्य में ये हमें एक प्रकार से मध्यकालीन भारत का इतिहास मिलता है। और अधिकांश विद्वानों ने मध्यकालीन भारतीय स्रोतों के अंतर्गत फारसी का ही ज़्यादा उल्लेख किया है। इनमें जो विभिन्न ग्रंथ हैं उनमें पहला जो नाम आता है तबकात नासिरी। ये जो ग्रंथ है ये प्रसिद्ध विद्वान मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा है, मिनहाजुद्दीन सिराज। और ये जो मिनहाजुद्दीन सिराज थे ये इल्तुतमिश का जो पोता था उसमें नासिरुद्दीन महमूद, उसके दरबार में रहते थे मिनहाजुद्दीन सिराज। और मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपना जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है वो नासिरुद्दीन महमूद को ही समर्पित किया है, इसलिए इसका नाम उन्होंने तबकात नासिरी इसलिए दिया है। और ये जो तबकात नासिरी है ये 23 तबकों, अर्थात तबका मानी अध्याय, 23 तबकों में इसका वर्णन किया है उन्होंने। और उन्होंने जो इल्तुतमिश के समय का इतिहास, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस्लाम का भी उन्होंने जिक्र किया है। और इल्तुतमिश के शासनकाल का इतिहास इसमें बड़ी विस्तृत रूप में दिया गया है और लगभग नासिरुद्दीन महमूद के 14वें वर्ष तक का इतिहास इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो जो इल्तुतमिश हुआ, उसके पुत्र, उसके अमीर, काजी, वजीर या अन्य के नाम, अन्य के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारीख ए मुहम्मदी, ये मोहम्मद बिहामद खानी ने लिखा है और इसमें भी उस समय का इतिहास लिखा गया है। तीसरा ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी, आपने इसका नाम सुना होगा। तो जियाउद्दीन बर्नी जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कई ऊंचे पदों पर रहा, यहाँ तक कि वो मोहम्मद बिन तुगलक का जो नदीम, जो कहते हैं जिंदा दिल साथी, उस जो पद था नदीम का पद, उस पद पर भी जियाउद्दीन बर्नी सुशोभित रहा। परंतु जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो गद्दी के लिए जो आपस में संघर्ष हुआ, तो जो 3 दावेदार थे उनमें एक फिरोज शाह तुगलक भी था। तो जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक का समर्थन नहीं किया बल्कि किसी और राजकुमार का, किसी और का समर्थन किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि बाद में जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना तो उसने, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के गुट का नहीं था, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको कैद कर दिया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली और उसको एक प्रकार से उसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में जब बर्नी दर दर की ठोकरें खा रहा था तो उसमें एक विचार आया मन में। उसने कहा कि इतिहास लेखन ही एक ऐसा उत्तम कार्य है जिसके द्वारा अपने सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है। और अपना एक पाप देखो, बर्नी की सोच क्या थी, वो कहता है, बर्नी मानता है कि उसका एक पाप ये था कि उसने मोहम्मद तुगलक की उस समय आलोचना नहीं की जब वो अधार्मिक तथा क्रूर कृत्यों को कर रहा था। अब वो क्या कहता है, वो क्रूर कृत्य क्या था। जियाउद्दीन बर्नी का मानना ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शासन प्रशासन में सभी वर्गों को समान अवसर दिया नियुक्त करने का, उसने उसमें धार्मिक भेदभाव नहीं किया या योग्यता को महत्व दिया। तो बर्नी का मानना ये था कि उच्च पद पर केवल जो उच्च कुल के मुसलमान हैं उन्हीं को आसीन होना चाहिए, ये उसका विचार था। बाद में उसको ये पश्चाताप भी करता है जिसका उसका अनुभव था। तो अपने जब वो फिरोज शाह तुगलक के समय बर्नी दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो उस फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए उसका एक उद्देश्य एक ये भी था इस ग्रंथ को लिखने का
कि वो इस ग्रंथ को जब लिखेगा तो उसे तो क्या हो जाएगा कि इतिहास लेखन से तो वो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेगा। दूसरा क्या होगा, इस ग्रंथ को फिरोज शाह को समर्पित करके उसका ये था कि उसे फिरोज शाह तुगलक प्रसन्न होगा, उसे इनाम देगा, उसको मान्यता देगा, और इस तरह जो उसकी गरीबी है, जो उसकी दर की जो बुरी स्थिति उसकी है, उसमें सुधार होगा और उसकी तकलीफों का अंत हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, तारीख फिरोज शाही उसने लिखी। उसने बहुत सारी बातें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की, उसी आसपास के इतिहास की जानकारी हमें दी है। यद्यपि फिरोज शाह तुगलक का उद्देश्य था 101 अध्याय में इस ग्रंथ को पूरा करने का, लेकिन फिरोज शाह तुगलक मात्र जो है 11 अध्याय इसमें लिख पाया और उसको 101 अध्याय नहीं लिखा, वो पूरा नहीं कर पाया। तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसका अपने लिखने का अपना अलग ढंग है, परंतु इससे ये है कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में इस ग्रंथ से काफ़ी जानकारी हमें प्राप्त होती है, उससे समय का इतिहास में मिलता है। वो बहुत सारी बातें ऐसे भी करता है जो कि पक्षपातपूर्ण उससे उसमें वो आती है। वो लिखता है कि शासन का कार्यभार पवित्र एवं धार्मिक व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए, दार्शनिकों तथा बुद्धिजीवियों को शासन में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति था। तमाम उसके ऐसे पूर्वाग्रह हैं जो कि उसके इतिहास में झलकते हैं। दूसरा जो विद्वान हुआ शम्स ए सिराज अफीफ, जिसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी। अब देखो, आपको ये समझना है कि तारीख ए फिरोज शाही दो विद्वानों ने लिखी है। पहला विद्वान जियाउद्दीन बर्नी और दूसरा विद्वान शम्स सिराज अफीफ, उसने भी तारीख ए फिरोज शाही लिखी है। अब शम्स सिराज अफीफ ने जब तारीख ए फिरोज शाही लिखी तो शम्स सिराज अफीफ का कहना था कि वो क्या कर रहा है, वो बर्नी के कार्य को पूरा कर रहे हैं। अर्थात शम्स ए सिराज अफीफ द्वारा लिखी गई तारीख ए फिरोज शाही एक प्रकार से बर्नी के ग्रंथ, बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही का पूरक ग्रंथ है, कि उसने बर्नी के कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया है। शम्स ए सिराज अफीफ कहता है कि बर्नी जो बर्नी जो 101 अध्यायों में तारीख ए फिरोज शाही को पूर्ण करना चाहता था, तो वो तो केवल 11 अध्याय लिख पाया, तो 90 अध्याय शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख ए फिरोज शाही के पूर्ण किए हैं। तो इस तरह दो विद्वानों ने तारीख ए फिरोज शाही का लेखन कार्य किया है। जो अफीफ का जो रचना है, अफीफ ने जो ये रचना लिखी, वो लिखी उसने सैयद काल में, जबकि तैमूर लंग के आगमन के बाद मोहम्मद ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जब उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद 1398 ईस्वी में जो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर जो आक्रमण किया, दिल्ली को जो तहस नहस कर दिया, दिल्ली को उजाड़ कर दिया, दिल्ली को जनशून्य कर दिया, निर्जन कर दिया। उसके बाद सैयद वंश का जो शासन रहा, उस काल में अफीफ पैदा हुआ, लगभग बर्नी के 50 वर्षों बाद। तो अफीफ ने जो फिरोज शाह के बारे में पढ़ा, जो सुना, तो उसको लगा कि फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था, एक प्रकार से बहुत उच्च कोटि का शासन था। तो इसलिए उसको उस समय दिल्ली हरी भरी थी, सारा खुशहाल थी, और जिस समय अफीफ पैदा हुआ उस समय दिल्ली उजाड़ वीरान हो चुकी थी। तो इसलिए अफीफ के लिए फिरोज शाह का शासनकाल एक उच्च शासन का काल था, इसलिए वो बहुत सारी उसकी कमियां भी छुपा देता है। तो इस तरह शम्स सिराज अफीफ ने फिरोज शाह तुगलक के समय का इतिहास लिखा है। ऐसे ही बाद में ताजुल मासिर जो हसन निजामी ने जो ग्रंथ लिखा है, साथ ही साथ तारीख सिंध के बारे में जो मीर मोहम्मद मासूम ने अपना एक ग्रंथ लिखा तारीख सिंध, जिसे तारीख मासूमी भी कहा जाता है। तारीख उल हिंद या तहरीक हिंद जिसको कहते हैं, अलबरूनी ने जो ग्रंथ लिखा है, अलबरूनी जो कि एक विद्वान था, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, उसकी जो इसको हम किताब उल हिंद भी कहते हैं। तो अलबरूनी की जो ग्रंथ है वो किताब उल हिंद, उससे भी हमें गजनवी के जो आगमन था, उस समय का जो भारत था, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ अलबरूनी ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य, विज्ञान, गणित, इसमें कई जानकारी उसने दी है।
और अल बरूनी ने तो ऐसा भी कुछ ने स्वयं संस्कृत सीखी और तब जाके उन्हें संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। यद्यपि अल बरूनी ने जो जानकारी दी है को कई विशद जानकारी दी है इसके बारे में, तो मध्यकालीन इतिहास जानने के लिए हमें अल बरूनी के ग्रंथ का अध्ययन भी करना आवश्यक है। साथ ही साथ अगला ग्रंथ है तारीख यामिनी, जो उत्तवी ने लिखी है। जैन उल अखबार अब्बू सईद ने इस ग्रंथ की रचना की है और एक प्रसिद्ध विद्वान भी मध्यकाल में, जो कि वही मूलतः एक प्रकार से साहित्य के विद्वान थे, जिसको हम साहित्य की कह सकते हैं। वो इतिहास के लेखक, या हम ये कह सकते हैं कि इतिहासकार तो नहीं थे, लेकिन बहुत सारी उनकी रचनाएं जिसमें बहुत सारे इतिहास उसमें मिलता है। और वो विद्वान है अमीर खुसरो, जिनको कि तूत तूत ये हिंद या तोता ये हिंद कहा जाता है, जो कि भारत के बड़े प्रशंसक रहे हैं। तो अमीर खुसरो ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिनसे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें जैसे खजाइन उल फतूह, किरान उस सादीन, मिफ्ता उल फतूह, नूर ए सिपहर, आसकी तथा तुगलकनामा। और अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। तो अमीर खुसरो जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उन्हें बहुत ही भारतीयता को बड़ी प्रमुखता से उसके समर्थक थे, जो कि एक प्रकार से उर्दू और हम कह सकते हैं कि हिंदी के भी एक हम कह सकते हैं कि उर्दू और हिंदी का जो जन्म हुआ उसमें अमीर खुसरो का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और अगला जो ग्रंथ है तारीख ए मुबारक शाही, जो याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है, जो मुबारक शाह के समय का उन्होंने इतिहास इसमें प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ बरनी का एक और ग्रंथ है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी जो ग्रंथ है, बरनी फिरोज शाह तुगलक के मुख से एक प्रकार से अपनी बात कहलाना चाहते हैं। जो फिरोज शाह के मुख से जो फतवा उन्हें जो जारी करना वो बताते हैं। ये ऐतिहासिक ग्रंथ इस प्रकार का है कि एक तरह से बरनी फिरोज शाह के मुंह में अपनी बात ठूस करके उसके मुंह फिरोज शाह तुगलक के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं। ये फतवा ये जहांदारी। साथ ही साथ अन्य जो ग्रंथ हैं फारसी के, फतवा उस सलातीन, जो ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने लिखा है। कुतुब उल रिहलात, जिसको हम रिहला भी कह सकते हैं, इसको रिहला कहेंगे हम। तो रिहला जो ग्रंथ है वो इब्न बतूता ने लिखा है। अब ये कई जो प्रकाशन हैं उन्होंने अपने ढंग से इसको लिखा है, तो इसको हम रिहला भी कह सकते हैं, रिहला। तारीख सलादीन अफगाना, जो अहमद यादगार जो इतिहासकार हुए इन्होंने लिखा है। तारीख शेर शाही, और जो जिसमें शेर शाह के शासनकाल का इतिहास मिलता है। और इसको तोहफा ए अकबर शाही भी कहा जाता है, क्योंकि जो अब्बास खां सरवानी था वो पहले शेर शाह की सेवा में था, और जब शेर शाह की मृत्यु हो गई तो बाद में वो अकबर की सेवा में आ गया। अकबर ने उसको अब्बास खां सरवानी को शेर शाह के समय का इतिहास लिखने का जिम्मा दिया। तो अब्बास खां सरवानी ने अकबर के समय शेर शाह का जो इतिहास लिखा वो अकबर को भेंट किया, और इसलिए इसको तोहफाए, उसका नाम सरवानी ने तोहफाए अकबर शाही भी रखा। ग्रंथ एक ही है, उसमें शेर शाह के समय का इतिहास लिखा गया है, और इसलिए इसको तारीख ए शेर शाही कहा जाता है। और क्योंकि सरवानी ने इसको शेर शाह को समर्पित किया, भैया अकबर को, अब्बास खां सरवानी ने इस ग्रंथ को अकबर को समर्पित किया, इसलिए इसको तोहफाए अकबर शाही भी कहा जाता है। तारीख ए रसीदी, जो मिर्ज़ा हैदर दोगलत, जो बाबर का जो सौतेला भाई कुछ वो था, उसने तारीख ए रसीदी लिखा है, और इसमें मुगल काल का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। बाबरनामा, यद्यपि बाबरनामा मूल रूप से तो तुर्की में है, परंतु इसका फारसी अनुवाद किया गया। तो बाबर ने अपनी जीवनी जो जिसको हम तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं, तो ये बाबर ने स्वयं अपने समय का इतिहास इसमें लिखा है। ऐसे ही खोंदमीर ने हबीब उस सियार, हुमायूं के समय और उससे पहले की जो ऐतिहासिक गतिविधियों का जिक्र इसमें क्या है। कानून ए हुमायूनी, खोंदमीर ने दूसरा ग्रंथ लिखा है। हुमायूं के समय जो कानून, जो रूल रेगुलेशंस प्रचलित थे। तज़किरातुल वाक़ियात, जौहर आफ्ताबची ने इस ग्रंथ को लिखा है। वाक़ियात ए मुस्ताकी, रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताकी ने इस ग्रंथ को लिखा है, और ये सब मुगल काल के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, वाजिद बयात, इसने इस ग्रंथ की रचना की है। तारीख ए अकबरी, आरिफ कंदारी ने इस ग्रंथ की रचना की है। तारीख ए अल्फी,
अब ये ग्रंथ, अब सभी ग्रंथों का मैं विस्तृत परिचय नहीं दे पा रहा हूँ। अगर थोड़ा सा उसका लंबा परिचय देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा टॉपिक। तारीख ए अल्फी ऐसा ग्रंथ है, अकबर ये चाहता था कि जो इस्लाम के 1000 साल पूरे हुए हैं, उन 1000 सालों की उपलब्धि के रूप में अकबर जो है एक तारीख ए अल्फी को एक ऐसा इतिहास लिखना चाहता था। और उसके लिए अकबर ने एक बोर्ड भी गठित किया था, एक विभिन्न विद्वानों का एक समूह बनाया और उनको ये जिम्मा दिया कि वो इस्लाम के 1000 सालों का इतिहास लिखें। परंतु बाद में यह बोर्ड ढंग से काम नहीं कर पाया और फिर इस तारीख ए अल्फी का संपादन मुल्ला अहमद गढ़वी ने किया। और आप सभी जानते हैं कि अकबर के समय का जो मुख्य इतिहास है वो अकबरनामा, जो अबुल फजल ने लिखा है। और आइन ए अकबरी जो हम कहते हैं, आइन ए अकबरी अलग ग्रंथ नहीं है, ये अकबरनामा का ही एक भाग है, जिसमें आइन आइन का अर्थ होता है अधिनियम, रूल रेगुलेशंस। तो आइन ए अकबरी में अकबर के समय के जो रूल रेगुलेशन दिए गए हैं उनके बारे में ग्रंथ है। और मैंने कहा ना उसकी एक जो उसके अकबरनामा के जो विभिन्न भाग हैं उनमें से एक भाग है आइन ए अकबरी। तो मैं जो आइन ए अकबरी के बारे में कह रहा था कि आइन ए अकबरी जो है, इस ग्रंथ में सृष्टि की रचना, विभिन्न धर्मों की विचारधारा, आदम और दूसरे पैगंबरों का वर्णन, अकबर के पूर्वजों का हाल इसमें दिया गया है। साथ ही साथ इसमें आइन अकबरी जो अकबरनामा की जान है, इसमें अबुल फजल ने विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। जैसे इसमें कि इसके 5 हिस्से हैं। अभी जो मैं कह रहा था कि अकबरनामा की जो विषय वस्तु है उसमें अकबर के समय का इतिहास लिखा गया है और उसमें सृष्टि की रचना, विभिन्न धर्मों की विचारधारा, आदम और दूसरे पैगंबरों को वर्णन, अकबर के पूर्वजों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और आइन ए अकबरी में क्या जानकारी दी गई है? आइन ए अकबरी के 5 भाग हैं। इसमें पहले भाग में 10, दूसरे भाग में 30 और तीसरे भाग में 16 आइन अर्थात रेगुलेशंस, इनका जिक्र किया गया है, इनके बारे में लिखा गया है। चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की जातियों के बारे में, ऋतुओं के बारे में, फसलों के बारे में और यहाँ के सौंदर्य के बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ इसमें हिंदुओं के विभिन्न प्रकार की दार्शनिक विचारधाराएँ हैं, राजनीतिक जानकारी, साहित्य, धार्मिक जीवन, न्याय प्रणाली आदि पर भी चर्चा की गई है। और अंत में इसमें हिंदुस्तानी संतों और कुछ विदेशी सूफी संतों की जानकारी और उनकी जीवनियाँ इसमें दी गई हैं। 5वें भाग में केवल 2 अध्याय हैं, जिसमें अकबर के समय की जो कहावतें, जो अकबर की कहावतें थी और अबुल फजल की आत्मकथा इस आइन ए अकबरी में दी गई है। अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है तबकात ए अकबरी। अब देखो तबकात ए अकबरी जिसका लेखक है निजामुद्दीन अहमद। अब एक जो हमारे पास प्रमुख पुस्तक है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो इन्होंने इस पर जो मुगलकालीन इतिहास लेखन का जो अध्याय है इसका जो संपादन किया है, ये संपादन किया है जिस विद्वान ने इस अध्याय का संपादन किया है उस विद्वान ने अपना जो विश्लेषण किया है, तो उन्होंने ये विश्लेषण किया है कि अकबर के समय का जो इतिहास लिखा गया है, कृष्णदत्त पालीवाल ने ये अध्याय लिखा है, कृष्णदत्त पालीवाल ने। तो कृष्णदत्त पालीवाल ने जो इसका एनालिसिस किया है अकबर के समय के इतिहास का, और अकबर के समय के जो इतिहासकार हुए हैं जैसे अबुल फजल या निजामुद्दीन अहमद या अब्दुल कादिर बदायूनी, ये 3 प्रमुख इतिहासकार अकबर के समय हुए हैं। इसमें क्या है कि अबुल फजल ने अकबर का जो इतिहास लिखा है वो क्या लिखा है, किस ढंग से लिखा है, उसमें उन्होंने अकबर को एक इंसान कामिल, आदर्श इंसान के रूप में प्रस्तुत किया है। उसको एक संत माना है या उसको ये मान दिया है कि पैगंबर के समान उसको माना है, और इसलिए अबुल फजल को अकबर की कोई कमियां उसमें नज़र नहीं आती हैं। तो अबुल फजल ने एक बहुत ही उच्च कोटि के, हम ये कह सकते हैं पैगंबर के समान, या हमें कह सकते हैं इंसान कामिल के समान अकबर का इतिहास लिखा है। उसमें इस ढंग से उसके इतिहास को प्रस्तुत किया है। दूसरा जो इतिहासकार हुए हैं अब्दुल कादिर बदायूनी, जो कि अकबर का घोर आलोचक था, या हम कह सकते हैं कि उसने अकबर के इतिहास में बहुत सारी कमियां ढूंढने की कोशिश की। अकबर के चरित्र में, अकबर के शासन में उसने बहुत सारी कमियां ढूंढने का प्रयास किया है। तो हम कह सकते हैं कि अबुल फजल अकबर का अति प्रशंसक, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर का अति निंदक था।
तो दोनों ने इतिहास इस ढंग से लिखा कि अबुल फजल ने अकबर की अत्यधिक प्रशंसा कर दी और बदायूं ने उसकी अत्यधिक निंदा कर दी। परंतु एक इतिहासकार ऐसा है जिसने एक संतुलन का मार्ग अपनाया, निजामुद्दीन अहमद, जिन्हें तबकात अकबरी लिखा है। तो इसलिए जब भी अकबर का इतिहास आपको डिटेल में पढ़ना हो तो इन तीनों ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है, जिससे आप एक अकबर के बारे में बहुत सारी जानकारी या एक संतुलन आप बिठा सकें। अभी जो मैं डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ उसे फिर टॉपिक लंबा होता जा रहा है। तो तुजुक जहांगीरी, जो जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है, 16 साल तक का इतिहास जहांगीर ने स्वयं लिखा है, इसलिए इसको तुजुक जहांगीरी कहा जाता है। तुजुक का अर्थ होता है आत्मकथा। और बाद में इस ग्रंथ को पूरा क्या जहांगीरनामा के रूप में मोतमिद खां बख्शी ने, जब जहांगीर अपने व्यसनों में इतना लिप्त हो गया कि उसको होश ही नहीं रहता शासन चलाने का, और तब नूरजहाँ के हाथ में शासन की सारी बागडोर आ गई, तो फिर 16 साल के बाद का इतिहास जहांगीर के समय का मोतमिद खां ने लिखा है। पातशाहनामा, जो कि शाहजहाँ के समय का इतिहास है, इस इतिहास को मोहम्मद अमीन कजविनी ने लिखा है और उसने इसमें शाहजहाँ के 20 साल का इतिहास इसमें प्रस्तुत किया है। बाद में मोहम्मद वारिस ने और लाहौरी ने जो है इसको क्या क्या पूरा किया, किसको, ये पातशाहनामा को। इसी समय का जो इतिहास है अमल ए सालिह, जो मोहम्मद सालिह था, उसने भी शाहजहाँ के समय के इतिहास की बहुत सारी जानकारी दी है, और उसका जो ग्रंथ है अमल ए सालिह, इसमें उसमें शाहजहाँ के समय की इतिहास की बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और फिर अगला जो ग्रंथ है आलमगीरनामा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकबर के समय से मुगल दरबार में एक ऐसी परंपरा बन गई थी कि एक दरबारी इतिहासकार नियुक्त किए जाते थे और वो दरबार का पूरा इतिहास लिखते थे। तो ऐसे ही जब औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा तो परंपरा के अनुसार उसके समय का इतिहास भी लिखा गया, और वो जिम्मा था काजिम सिराजी को। तो काजिम सिराजी ने औरंगजेब के समय का जो प्रारंभिक 10 सालों का इतिहास था उसको आलमगीरनामा से लिखा। और उसके बाद आपको पता है कि औरंगजेब ने अपनी कट्टरता के कारण, क्योंकि इस्लाम में इतिहास को मान्यता नहीं दी गई है, संगीत को मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए क्या हुआ कि औरंगजेब ने इतिहास लिखवाना बंद कर दिया। और इसलिए औरंगजेब के शासनकाल का जो 10 वर्षों का इतिहास ही वही हमें आलमगीरनामा में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। यद्यपि और जो विद्वान हुए उन्होंने भी कुछ छुप करके या कुछ अलग हट करके औरंगजेब के समय की ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें अकील खां राजी, जिसने वाक़यात आलमगीरी लिखा है, और खाफी खां जो बाद में विद्वान हुआ, उसने औरंगजेब के इतिहास का आलोचनात्मक वर्णन किया है। और मुंतखब उल लुबाब, ये खाफी खां ने इस ग्रंथ को लिखा है, और इसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारी हम कह सकते हैं या बहुत सारे इतिहास जो है औरंगजेब के समय का उसका वर्णन किया है। ऐसे एक इतिहासकार भी हैं ईश्वरदास नागर, जिन्होंने फतुहात आलमगीरी लिखा है, शायद उसको इसका उल्लेखन हमें वो ये उल्लेखन से छूट गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। फतुहात आलमगीरी ये ईश्वरदास नागर की रचना है। ऐसे नुस्ख दिलकुशा, ये भीमसेन सक्सेना ने ये ग्रंथ लिखा है, जो पहले जो मुगलों की सेवा में था और बाद में राव दलपत बुंदेला की सेवा में चला गया था, तो उसने भी बाद में औरंगजेब के समय का इतिहास लिखा है। ऐसे ही अन्य जो विद्वान हुए हैं उन्होंने भी अकबर के समय का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं अपने अंतिम उस पे, जो हमारी जो भाषा, उसमें जो 4 भाषाएं दी गई थी, उसमें जो एक और भाषा, एक अंतिम भाषा उर्दू, कि उर्दू का जो साहित्य है, उर्दू के साहित्य से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और उर्दू साहित्य के अंतर्गत जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं या जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो उर्दू भाषा के ऐसे कौन से ग्रंथ हैं उनका हम थोड़ा जिक्र करेंगे। जैसे उर्दू भाषा में जो साहित्य मध्यकाल में रचा गया, सल्तनत काल में वो साहित्य था मिराजा उल आस्किन, जो सैयद गिसूद राज जो विद्वान हुए हैं, जो संत हुए हैं, उन्होंने मिराजा उल अस्किन लिखा है, जिसमें हमें सल्तनत काल की कई जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही शमसुल उस हाक एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, खुशनामा और खुशनाग। तो शमसुल उस हाक ने जो 2 ग्रंथ लिखे हैं उससे भी हमें सल्तनत काल के इतिहास की कुछ छुटपुट जानकारी प्राप्त होती है।
अन्य ग्रंथ है जमातुल बख, ये बुरहानुद्दीन ने लिखा है। आदिल शाह जो बीजापुर के शासक हुए, नौरस, उन्होंने लिखा है नौरस। तो ये उर्दू के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। मुगल काल में बहुत से उर्दू के कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसे नूरी आजमपुरी, हजरत कमालुद्दीन, शेख सादी, मोहम्मद अफजल, चंद्रभान ब्राह्मण, नासिर इलाहाबादी, कवि सौदा, मीर हसन, शायर वली, जौक, गालिब तथा मोमिन। आपने इनकी शायरी जरूर पढ़ी होगी कि उन्हें विभिन्न जो शेर व शायरी प्रस्तुत की है। वैसे तो इनमें जो मुगल अंतिम बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, उनकी शायरी भी प्रस्तुत है, उनकी शायरी भी प्रसिद्ध है, उनकी जो रचनाएं वो भी प्रसिद्ध हैं। और बहादुर शाह जफर की रचनाओं में भी इतिहास की बहुत जानकारी प्राप्त होती है। वो किस तरह वर्णन करते हैं कि जो मुगल बादशाह था, कभी जो दिल्ली का पूरी भारत पर जिसका अधिकार था, आज वो जो है 2 गज जमीन भी उसको भारत में नसीब नहीं हुई। और आपको पता होना चाहिए कि मुगल बादशाह को कहाँ दफनाया गया, रंगून में, बर्मा में। तो तमाम इन जो उर्दू के शायर हुए हैं, जो कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन इतिहास की बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया है और उससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मेरा एक टॉपिक था, एक प्रयास था कि सामान्यतः क्या है कि हम लोग केवल फारसी ग्रंथों का ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं और अन्य ग्रंथ को छोड़ देते हैं। हमारे जो विश्वविद्यालय ने सिलेबस प्रस्तुत किया उसके अंतर्गत इस तरह हम साहित्यिक ग्रंथों का मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। और संदर्भ के लिए आपको विस्तृत अध्ययन अगर आपको करना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे आप विस्तृत जानकारी इन स्रोतों की ले सकते हैं। हरिश्चंद्र वर्मा जो संपादक हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत जो ऐतिहासिक जो बुक किताब है, 750 से 1540 एक भाग है इसका, मध्यकालीन भारत। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। जो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसने प्रकाशित किया है। इसमें बहुत अच्छा एनालिसिस उसमें किया है इतिहासकार का भी और इतिहास का भी। हरिश्चंद्र वर्मा ने ही मध्यकालीन भारत का जो दूसरा भाग मुगल काल का प्रस्तुत किया है, 1540 से 1761। पहला भाग वह सल्तनत काल और दूसरा भाग मुगल काल। तो ये भी वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। और जो मुगलकालीन इतिहासकार हुए हैं, मुगलकालीन जो इतिहास लेखन है उसके बारे में बड़ा विस्तृत इसमें वर्णन किया गया है। एक और किताब है दो जिसमें सल्तनतकालीन और मुगलकालीन इतिहासकार और इतिहास लेखन का जिक्र किया गया है। आर के सक्सेना, आर के सक्सेना ने जो जयपुर से उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई है, उन्होंने सल्तनतकालीन इतिहासकार व इतिहास लेखन के अंतर्गत सल्तनत काल के जो इतिहासकार थे बड़ी विस्तृत सूची उन्होंने दी है। मैं सबका जिक्र नहीं कर पाया। उन्होंने इतना डिटेल इसकी इतनी इतिहासकार की जानकारी दी है कि मैं उनके नाम ही आपके समक्ष रखूँगा तो पूरा नाम और उनका परिचय, जैसे अलबरूनी, हसन निजामी, मिनाजुल सिराज, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, बरनी, अफीफ ईसामी, फिरोज शाह तुगलक, याह्या बिन अहमद सरिंदी और बहुत सारे लेखकों का जिक्र किया है। ऐसे ही उन्होंने मुगलकालीन इतिहासकारों का भी जिक्र किया है। साथ ही साथ वी डी महाजन जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय पुस्तक को लिखा है और जो एस एंड कंपनी से प्रकाशित हुई है। के एल खुराना जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल जो प्रकाशक है वहाँ से प्रकाशित की है। तो इनसे भी हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। अब निष्कर्ष के तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा, और जो मैंने ये गामा साइड से जो मैंने कहा था ना स्लाइड ली है, तो आपको भी बताना चाहूँगा कि द मिडवल पीरियड इन इंडिया वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज एंड इनोवेशन। थ्रू द लेंस ऑफ these diverse sources we can piece together a rich tapestry of the era, understanding the complex interplay of politics, religion, society and culture that shaped the history of India। बहुत सामान्य सा निष्कर्ष है ये। निष्कर्ष तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह हम विभिन्न स्रोतों से जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, चाहे उसमें राजतरंगिणी हो या चाहे उसमें मिताक्षरा हो, दाय भाग हो, जिनमें सामाजिक इतिहास मिलता है, ये तमाम जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उनके द्वारा, जो फारसी के ग्रंथों की भी एक विस्तृत सूची दी गई है उनके द्वारा, जो उर्दू के ग्रंथ हैं उनके द्वारा, जो अरबी के ग्रंथ हैं, अरबी का जो साहित्य है उनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार से इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा
ये हमारा टॉपिक था।